गाइस जिन लोगों ने ज्वाइन किया अभी कोई अगर डाउट तो वो पूछ सकते हो आप लोग मेरे से। नव्या, निशात, परिका एंड स्निग्धा। गाइस अभी आपको अगर कुछ डाउट पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। No doubt, sir. Guys, let's just wait for a couple of more minutes, then we'll start. गाइस जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। तनिषा, निशात, परिका, नव्या, अरहम, गाइस प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। आरव, भव्या, जसलीन, मुखिया, जसलीन, मलाइका, राशि, प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लें गाइस। सब लोग प्लीज़ एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे। ईशा, निशात एंड जसलीन, मलाइका, राशि, प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करें गाइस। जल्दी करेंगे गाइस प्लीज़ सब लोग। अभी सब लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया प्लीज़ गाइस जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे एक बार। मलाइका, रजत, ईशा, रजत आपका कैमरा ऑन था अभी ऑफ हो गया दोबारा से। राशि एंड जसलीन प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करेंगे गाइस। For joining in and we'll start. It's already time and if somebody joins in between तो मैं उनको एक्सेप्ट कर दूंगा। ओके लेट्स स्टार्ट गाइस। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर करी क्या? अभी नहीं करी? अच्छा स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ ज़रा। Just a second guys, just give me a moment. हाँ जी गाइस स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सबको? आरव, जसलीन, ईशा गाइस आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? ओके ग्रेट। तो गाइस हमने जो मेरे नोट्स थे अभी हम उससे डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, ठीक है? तो क्वेश्चंस जो होमवर्क में दिए थे उसको अभी हम डिस्कस करेंगे बट मैं चाहता हूँ कि उससे पहले जो हमारी बाकी बची हुई एंट्रीज हैं बेसिक एंट्रीज में पहले हम वो कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच आई गिव यू इन होमवर्क, ठीक है? तो गाइस एक बार वापस से खोल लेते हैं जो मेरे नोट्स हैं एक बार, ठीक है? उसी से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे। Let me also open along with you.
हाँ जी, इसके अंदर मैंने बेसिक एंट्रीज में आपको आप देख रहे हो कि मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें सिर्फ इफेक्ट बता रहा था, और मैंने आपको समझाया था कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करोगे, जिसके अंदर आप इफेक्ट भी लिखोगे और साथ में न्यू इक्वेशन एंड देन उसी तरीके से जैसे आपको पूरा मैंने पहले करके दिखाया था। तो हम लोग इफेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे और हमने कहाँ तक कर लिए थे, हमने आई थिंक काफी एड्रेस डिस्कस कर लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट 20 ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो मैं एक बार दोबारा से आपको हाईलाइट कर देता हूँ गाइस। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक तो हमेशा याद रखना है कि ओनर को हमेशा घसीटना नहीं है, यानी हर ट्रांजेक्शन उठा के कैपिटल में नहीं एडजस्ट करते रहना। सबसे शुरुआत में यही हो रहा होता है। आप देखोगे जब आप शुरुआत करते हो तो आदत ऐसी हो रही हो कि बार बार ओनर को अपनी एंट्री में लेके आना है, नहीं, तो ओनर को एंट्री में हमेशा नहीं लेके आना है। एंट्री में कब लाना है ओनर को, या तो ओनर के पास से कुछ हमारे पास आ रहा है, या हमने ओनर को कुछ दिया है, यानी ओनर बीच में ट्रांजेक्शन में है, ठीक है, या अभी मैंने एक और सिनेरियो बताया प्रॉफिट या लॉस। तो यानी ओनर से कुछ आ रहा है जिसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। ओनर से जब हमारे पास कुछ आता है तो वो क्या होता है, एडिशनल कैपिटल। जब ओनर के पास कुछ जा रहा होता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो यानी एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स ये हो रहा हो, या प्रॉफिट और लॉस का केस, ठीक है। ऐसे केसेस में कैपिटल में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जबरदस्ती ओनर को बीच में नहीं लाना है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था, जब भी सेल की ट्रांजैक्शन कर रहे होगे तो आपको हमेशा ये छोटी सी चीज अपने पास रफ में बनानी है। रफ में बनाना बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये आपको रफ में अपने लिए इसलिए बनाना है ताकि यहाँ से आपको पता चले तीन चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी। और यहाँ पे तो फिर भी आप चलो बिना बनाए कर रहोगे, लेकिन जब आपके पास कैश और क्रेडिट दोनों में आता है तब खास करके एक ये छोटा सा टेबल आपको बनाना है। अगर ये नहीं बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कितना अमाउंट कहाँ जाएगा। इनिशियल स्टार्टिंग में जरूर बनाना सबको। अगर कोई बिना बनाए भी कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि शुरू में जरूर बनाओ, बाद में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो चाहे वहां मत बनाना, अभी जरूर। अभी तो जितनी चीजें मैं यहाँ लिख रहा होता ना उसको पूरा एज इट इज लिखा करो, चाहे आपको अच्छे से पूरा समझ में आ भी गया हो तब भी, ठीक है। कुछ स्किप नहीं मारना, क्योंकि होता क्या है बेटा कि जब आप महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब रिवाइज करोगे ना ये चैप्टर, अगर आपने सारा कुछ नहीं लिखा हो ना एज इट इज जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, अरे यार कुछ मिसिंग है यार, क्या सर ने क्या बताया था, ये कैसे आई थी फिगर्स। तो प्लीज गाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप जो भी नोट कर रहे हो पूरा एज इट इज कॉपी मारना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। चाहे आपको समझ भी आ गया तो स्किप नहीं मारना कि हाँ यार ये तो मेरे को समझ आ गया, मैं बिना टेबल के भी कर दूंगा, स्किप मार दी, नहीं। बाद में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, अभी लिख लो, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे चाहे आप बिना टेबल के उस समय कर पा रहे हो कर ले, बहुत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद एक मैंने आपको ये समझाया था कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है उसके बैंक अकाउंट्स को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है उसे करंट अकाउंट बोलते हैं, और जो बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट होता है उसे सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं। ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये नाम लिखा आ सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक आसान तरीका बताया था ये आइडेंटिफाई करने का कि कैपिटल में प्लस होगा या माइनस। जब भी ओनर से हमारे पास कुछ आ रहा होता है, जब भी ओनर से हमारे पास कुछ आ रहा होता है तो कैपिटल में प्लस होगा, और जब हमारे पास से ओनर के पास कुछ जा रहा होता है तो कैपिटल में माइनस होगा, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ की चीजें थी जो मेरे को लगा एक बार आपसे दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। और अब हम शुरू करते हैं इससे आगे। मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, तो वो लाइक टू पार्टिसिपेट विद मी टुडे, रेज योर हैंड गाइस। स्निग्धा, गुड स्निग्धा, आई लाइक जो सबसे पहले जिसका हैंड रेज होता है, लेट्स सी, चलो स्निग्धा। हाँ जी स्निग्धा। तो हम 20th ट्रांजैक्शन तक कर चुके हैं, मैं इसके आगे वाले डिस्कस कर रहा हूँ 21st। तो आप भी साथ साथ मेरे साथ देखो बेटा नोट्स में। 21st ट्रांजैक्शन क्या कहता है, 21st ट्रांजैक्शन कहता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। पहले इसका मतलब समझ गए आप क्या है? हाँ। क्या मतलब है बेटा बताओ? इसका मतलब है कि ओनर ने 1 लाख रुपीस और बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। भाई इनिशियली जब शुरू में पैसे लगाता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस। उसके बाद जब भी पैसे लगाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। पॉइंट तो वही है कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ओनर के पास से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। ऐसे आ रहे क्लियर हो गया? तो बताओ बेटा क्या होगा इसमें? कैपिटल में 1 लाख ऐड हो जाएगा और कैश में भी 1 लाख ऐड हो जाएगा। तो मैं एसेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश में 1 लाख ऐड, और दूसरी साइड में कैपिटल में लिख रहा हूँ प्लस कैपिटल में 1 लाख ऐड। क्लियर हो गया गाइस? अगेन क्वेश्चन ने बोला नहीं था स्पेसिफिकली कि पैसे ही आए हैं, कैश ही आया है, चेक भी तो हो सकता था, कोई और एसेट भी तो हो सकता था, नहीं,
जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा तो बेसिक अजम्पशन क्या होगी भाई, क्या ही आया होगा, कुछ और होता तो बताता क्वेश्चन, है ना। चलो 22 बताओ भाई, एक्सपेंस पेड। अब मैं समझाता हूँ, ये आपको नहीं आता है तो ये चीज मैं समझाऊंगा बेटा, ठीक है, ध्यान देंगे। मैंने लिखा है एक्सपेंस पेड और उसके बाद आगे ना ब्रैकेट में कुछ नाम लिखे हुए हैं, वो सारे क्या है, एक्सपेंसेस के नाम है। आपको याद होगा मैंने शुरुआत की क्लास में जब पहली क्लास कराई थी तब मैंने पहली नहीं सॉरी दूसरी क्लास दूसरी क्लास में कराया था, जब की टर्म्स कराई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है ना, ये सब बताया था। 5 चीजें मैंने मेजर 5 चीजें बताई थी, ध्यान से सुना मेरी बात। मैंने मेजर ये 5 अकाउंट्स बताए थे। मैंने कहा था कोई भी चीज होगी इन पांचों में ही फॉल करेगी, आप कोई भी अकाउंट बोलोगे ना वो इन पांचों में फॉल करता है। कौन सी 5 चीजें थी? सबसे पहला था एसेट, फिर मैंने बताया था लायबिलिटी, फिर कैपिटल, उसके बाद रेवेन्यू और फिर एक्सपेंस। एक बार दिखा देता हूँ, रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। देखो वापस आ रहा हूँ की टर्म्स पे, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी इसको समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी काम आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा बाय द वे, आप सब लोगों को रिजल्ट आ चुका है क्या? आप लोगों का सबको अलॉट हो गई है स्ट्रीम? जिन लोगों को स्ट्रीम अलॉट हो गई है स्कूल की तरफ से, एक बार मुझे थम्स अप करके बताना जिन लोगों को अलॉट हो चुकी है। ओके भव्या, परीक्षा, पारिका, वेरी गुड, शगुन, अरहम, राशि, स्निग्धा, ओके। और बाकी लोगों का इसमें मतलब आउट ऑफ 25 इट्स हार्डली आई थिंक 8 9 स्टूडेंट्स जिनको अभी अलॉट हुई है, तो बाकी लोगों को अभी अलॉट नहीं हुई है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप लोगों को अभी अलॉट नहीं हुई है, फिर भी यू नो कि अल्टीमेटली हमें मिलना यही है और हमें आगे यही करना है, तो आप लोग कर रहे हो क्लासेस प्रॉपर्ली, बहुत बढ़िया बेटा, इसको इसी तरीके से चलाना है। एंड जस्ट टू यू नो आस्क फ्रॉम यू, क्या आप लोगों के स्कूल का खुलने का कोई आप लोगों को इंटीमेशन आया है? अगर कोई ऐसा, जिन लोगों के स्कूल ऑलरेडी चालू हो गए हैं, मैं इसलिए ये चीजें पूछ रहा हूँ क्योंकि मैटर करेगा कि हमें कितनी स्पीड से अभी आगे बढ़ना है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी सिचुएशन आप लोगों के हिसाब से क्या है वो मैं समझना चाहता हूँ। तो जिन लोगों के स्कूल खुल चुके हैं या अगले 1 हफ्ते करीब में खुलने वाले हैं, कई लोगों का मेरे को पता चला था कि उनके पास आया इन्फॉर्मेशन के नेक्स्ट वीक से खुलेंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जिन लोगों के स्कूल खुल गए हैं या खुलने वाले हैं, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ऐसा कुछ है तो। ओके स्निग्धा, परिका, ओके, परीक्षा, सिया, आरव, ओके, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ओके फाइन। एंड गिव मी अ ओके अरुण आल्सो। एंड बाकी लोगों को इसका मतलब मैं समझ के चल रहा हूँ कि अभी स्कूल नहीं खुले हैं और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो ओके स्निग्धा, आप क्योंकि आपसे बात ही कर रहा हूँ तो आपसे पूछ लेता हूँ, स्कूल खुल गया है या खुलने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन है? सर 10th जून से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। गाइस मैं जिन लोगों के स्कूल नहीं खुले हैं ना, जिन लोगों के नहीं खुले हैं, कुछ पता भी नहीं है कब खुलने वाले हैं, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिन लोगों के खुल जाएंगे उनके लिए अच्छी बात है, अगर स्कूल खुल जाएगा और ऑनलाइन पढ़ाई होगी ना, चाहे आपकी लिमिटेड पढ़ाई होगी ऑनलाइन में, कई चीज़ें अच्छे से शायद समझ ना भी आए, लेकिन एटलीस्ट एक पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वरना आप ही लोगों के लिए नुकसान है, जितना आपके लिए स्कूल लेट होगा ना, उसमें नुकसान क्या होगा, स्कूल कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको पता है कि स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो जल्दी जल्दी करके वो तो अपना कोर्स खत्म करा देते हैं, बस उनको कहीं ना कहीं माइंड में होता है मुझे कोर्स खत्म कराना है, तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आएगा, आप ही के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अकाउंट्स की क्लास में ऐसा चल रही है, अगर आपकी बाकी क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं तो प्लीज जितना जल्दी आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लोगे उतना अच्छा है। और जिनकी क्लासेस आपको नहीं भी लगानी है, कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे इंग्लिश होता है, कई लोग बीएसटी की नहीं लगाते हैं, कई लोग इको की भी नहीं लगाते, तो गाइज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अकाउंट्स के साथ साथ वो चीजें भी करना शुरू कर देना। ये वेट मत करना कि जब स्कूल खुलेंगे तब सोचेंगे, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा, बाद में स्कूल वाले तो ऐसे भगा देंगे। ठीक है, 12th का तो आप देख रहे हो, 12th में तो फिर भी अभी पेपर एक्सटेंड होते जा रहे हैं, 11th में नहीं होने वाला है ऐसा, 11th में तो आपके स्कूल नहीं पेपर लेने हैं, तो वो जैसे मर्जी करके पेपर लेके क्लोज करेंगे। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी क्लासेस डिले हुई थी, लेकिन 11th के पेपर तो टाइम से खत्म हो गए थे, है ना। 12th के पेपर प्रॉब्लम कर रहे हैं कि करें नहीं करें, क्योंकि वो आपके पूरे नेशनल लेवल पे होने, और क्योंकि सेम स्कूल में नहीं होने, वो दूसरे स्कूल में होने हैं, तो बड़े सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इशू है जो हमें देखना पड़ेगा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना गाइस। जिन लोगों ने पढ़ाई बाकी सब्जेक्ट की शुरू कर दी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करिए तो प्लीज कर लें। किसने हैंड रेज किया था बीच में? ईशा आपने किया था आई गेस। लेट मी कम टू यू एक बार। ईशा बताओ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? No, sir, by mistake I did. ओके, नो नो वरीज। चलिए तो गाइज अब ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चीजें मैंने सबसे शुरुआत की सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस करी थी, की अकाउंटिंग टर्म्स।
तब मैंने आपको बताया था कि ये 5 चीजें गाइस, ध्यान से सुनना, ये 5 चीजें हैं, ये 5 अकाउंट्स हैं, एक तरह से 5 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। क्या है ये? 5 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। आप कोई भी अकाउंट का नाम ले लो, कोई भी, वो इन 5 में से किसी न किसी में फॉल करेगा। आइडियली तो मुझे 5 भी नहीं कहने चाहिए, फ्रैंकली मुझे कितने कहने चाहिए? 4, क्योंकि कैपिटल भी एक क्या है, लायबिलिटी तो है। हमने कैपिटल को अलग से लिख जरूर दिया है, पर कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी होती है ना। तो आइडियली तो मुझे 4 ही कहने चाहिए। चलो मैं फॉर द टाइमिंग 5 भी मान लेता हूँ, क्योंकि हम कैपिटल को अलग से दिखा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, है ना। तो स्निग्धा कितने हेड्स हो गए हमारे टोटल? 5। क्लियर है? ठीक है। अब कोई भी नाम आप लोगे, कोई भी नाम, जो भी आप अकाउंट खोलोगे ना, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम बड़े सारे अकाउंट्स के नाम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, बड़े सारे नाम ले रहे हैं सारे। ये सब क्या कहलाते हैं? अकाउंट्स। तो जब आप इन अकाउंट्स को ओपन करते हो, तो अगर हम इनकी कैटेगरी समझे तो ये 5 में से किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई भी अकाउंट का नाम ले लो, कोई भी अकाउंट का, वो इन 5 में से किसी न किसी में तो फॉल करेगा। छठा कोई कैटेगरी नहीं है। ये 5 कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको ध्यान रखना बेटा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये 5 कैटेगरी हैं जिनमें आपका हर अकाउंट फॉल करेगा। इट विल बी आइदर एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, क्लियर? मैंने अभी आपको थोड़े एग्जांपल भी दे दिए। अब जरा ध्यान से सुनो, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं स्निग्धा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी बेटा? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब वहां तो हमने सिर्फ 3 ही चीजें कंसीडर करी। हम तो कैटेगरी में 5 चीजें बोल रहे हैं ना भाई, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? पर हमने तो सिर्फ 3 ही चीजें कंसीडर करी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त। हमने रेवेन्यू और एक्सपेंस को तो कंसीडर ही नहीं किया। तो अगर रेवेन्यू या एक्सपेंस में से कुछ आ जाए ट्रांजैक्शन में, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा? मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है भाई? मैंने तो लिख दिया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस तो कहीं कंसीडर ही नहीं हुआ, तो फिर उनको कहाँ लेके जाओ? तो अब जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं गाइस, एक बात और बता देता हूँ आपको, शुरुआत में ही बता रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन इज जस्ट अ इनिशियल स्टेप टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। ये बहुत ही इनिशियल स्टेप है, ठीक है। अल्टीमेटली जब आप आगे चलोगे तो आप देखोगे कि और मेजर स्टेप्स होंगे जो हमें सीखने होंगे, और फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को छोड़ देंगे कि इसको छोड़ दो, अब हम इस पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्निग्धा बेटा, आपने कभी चलना सीखा होगा, हाँ? अभी आप वॉक करते हो, रन करते हो, हाँ, पर सबसे पहले क्या किया होगा? आपको कुछ आइडिया? जब चलना शुरू करता है बच्चा तो कैसे करता है? सीधा चलना शुरू कर देता है? क्रॉल करता है पहले। क्रॉल करता है, वेरी गुड। तो आपने भी जब बचपन में कभी ना कभी तो क्रॉल किया होगा, है ना? हाँ भाई अपने घुटनों के बल चले होगे आप, एकदम से तो चलना शुरू नहीं कर देते, फिर धीरे धीरे करके आप चलना सीखते हो, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज जस्ट लाइक क्रॉलिंग। अभी जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक क्रॉलिंग। अभी आपको हम शुरुआत करवा रहे हैं अकाउंटिंग से रूबरू करने के लिए कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से हेड में क्या या कैटेगरी में क्या क्या अकाउंट्स आते हैं। बेसिक हमारा पर्पस ये है। लेकिन अब लाइफ में अगर आपने एक बार क्रॉल करने के बाद चलना सीख लिया, अब आप क्या क्रॉल करते हो स्निग्धा? नहीं, अब थोड़ी ना क्रॉल कर, कैसी बातें करते हो? अब थोड़ी ना, अब तो चलना सीख लिया है, अब तो हम चलते हैं, भागते हैं, लेकिन अब वापस से क्रॉल थोड़ी ना करते। तो सेम चीज अब जब आगे जा करके हम और चैप्टर्स करेंगे, वो एक तरीके से चलने के बराबर है। जब आप वो सीख लोगे तब आप अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करोगे, फिर आप उसको छोड़ दोगे। ये तो सिर्फ एक तरह से क्रॉलिंग है, जो आपको हम बेसिक फील दे रहे हैं उस चीज की कि हाँ आगे कैसे करना है। जब एक बार आप आगे के, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद में अगला चैप्टर कराऊंगा जर्नल, इसके बाद में अगला चैप्टर कराऊंगा जर्नल। जर्नल एक पहला मेन स्टेप है एक तरह से। ये स्टेप मेन स्टेप में काउंट नहीं होता, या ये स्टेप में काउंट नहीं होता, ये तो सिर्फ आपको फील दे रहे हैं एक तरह से। जब आप जर्नल करोगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। आप देखोगे जब मैं पहला स्टेप बोलूंगा ना, अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, तो जर्नल से शुरू होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन से नहीं होती। इनफैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन तो प्रैक्टिकली कोई बनाता ही नहीं है। कैसी बात है? हाँ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकली नहीं बनाते। आप चेक करना, आपके जितने भी जो लोग हैं जिनके पेरेंट्स, मैंने पूछा जब आपसे लास्ट टाइम में पूछा था, फादर मदर जो भी बिजनेस में है ना, उनसे पूछना कि पापा आप अकाउंटिंग, पापा या मम्मी जो भी है, कि आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाते क्या? पूछ के देखना, और उनसे पूछना फिर उसके बाद। वो बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ 100% बोलेंगे नहीं, कोई नहीं बनाता लाइफ में, कोई भी नहीं बनाता। ये सिर्फ आप सीख रहे हो शुरुआत में। जब एक बार आप इससे अगले स्टेप पे पहुंच जाओगे, यानी जर्नल बनाना सीख लोगे, तब अकाउंटिंग इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेप है थोड़ा सा समझने के लिए। ये बात मैं अभी इस समय आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई चीजें जो हम डिटेल में आगे जाके करने वाले हैं जर्नल के टाइम पे, ठीक है, वो चीजें अभी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन चीजों को लेके कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अभी मैंने बोला 5 कैटेगरी है, 5 है ना, 5 कैटेगरी है। जर्नल में जब आप जाओगे तो वो पांचों के हिसाब से अलग रूल है, पांचों के हर किसी के हिसाब से अलग रूल। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सिर्फ 3 ही कैटेगरी को लेके चल रहे हैं, तो फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस को कहाँ लेके जाए, तो हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को भी कैपिटल में ही एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात। अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो तब हम रेवेन्यू और एक्सपेंस का अलग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। क्या मानते हुए, जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस को किया था, प्रॉफिट और लॉस के टाइम पे हमने क्या माना था, जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया वो तेरा और जो भी मेरा नुकसान हुआ वो भी तेरा, ये करते थे ना कि अल्टीमेटली हम ये कहते थे हम ओनर के ऊपर पास ऑन कर देते। सेम चीज यहाँ पे लगाएंगे। रेवेन्यू का मतलब है कमाई, बिजनेस ने जो भी कमाया अगेन हम उसको ट्रांसफर कर देंगे ओनर को, ठीक है, क्लियर। और इसी तरह से अगर कोई भी खर्चा होगा बिजनेस का तो वो भी ट्रांसफर कर देंगे अगेन कहाँ पे, ओनर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हम ये दोनों चीजें रेवेन्यू और एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ओनर के पास। लेकिन ये तो अभी शुरुआत में सीख रहे हैं, जब आप जर्नल में जाओगे तब हम इनका भी अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे, रेवेन्यू का ट्रीटमेंट अलग होगा, एक्सपेंस का अलग होगा। जब जर्नल में जाओगे तो ये सब चीजें काम आएंगी। तो बेसिकली याद रखना है कैटेगरीज 5 है, लेकिन फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे हम सिर्फ 3 ही कैटेगरी लेके चल रहे हैं, और जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है उसको भी कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल। ये बात समझ आई सबको? गाइस प्लीज मुझे एक बार थम्स अप करके बताएंगे अगर आपको यहाँ तक का समझ में आया जो मैंने बताया, और अगर किसी को प्रॉब्लम है, बेटा कोई डाउट है तो हैंड रेज करें। प्रियांशी बताइए, मैं आपके पास, अच्छा प्रियांशी आपका थम्स अप भी आ रहा है, आपका हैंड रेज भी आ रहा है, तो लेट मी अनम्यूट यू। यस सर, आई हैव अ डाउट सर। जैसे हम आपने जो होमवर्क दिया था सर उसमें हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करना था सर, जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है तो हमें वो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल करके शो करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मैं वही वाला जहाँ सेल वाला सिनेरियो है मैं एक बार उसको बोल रहा हूँ और फिर आपको बता। देखो ये सेल वाला सिनेरियो है, ठीक है, आपको ऊपर इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है प्रियांशी? बेटा अनम्यूटेड रहो, आप म्यूट हो जाओगे तो फिर मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। हाँ प्रियांशी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। हाँ म्यूट नहीं करना बेटा, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा बार बार अनम्यूट, ठीक है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये दिख रहा है। अब ये सेल की ट्रांजेक्शन आ गई, तो अब आप क्या करोगे, स्टॉक में से 10,000 माइनस करोगे, कैश में 12,000 ऐड करोगे और 2,000 रुपए कैपिटल में ऐड करोगे। प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप सीधा सीधा कैपिटल में 2,000 रुपीज ऐड करोगे। सर आई एम आस्किंग, जो आपने साइड पे ब्लैक पेन से सॉल्व करा है वो पार्ट हमें जब हम पूरा बना रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन तो उसमें वो शो करना है या नहीं? नहीं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपका टीचर कहे कि वो दिखाओ, अदरवाइज जरूरत है। जो ब्लैक में किया है दिस इज मोर लाइक रफ वर्क, ये वर्किंग भी नहीं है, ये तो रफ वर्क है। तो ये आप अलग से अपने कहीं पे भी रफ में कर सकते हो, लेकिन अगर आपका टीचर कहता है स्पेसिफिकली कि नहीं कॉस्ट प्रॉफिट से लिख के दिखाना, तब आप दिखा देना, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इसकी, ठीक है। हाँ ओके प्रियांशी। हाँ सचिन आपने भी बेटा हैंड रेज किया, बताओ बेटा। सर मेरे को ये पूछना है कि जो हम ये कैश लिखते हैं इसमें हमको रुपीस का साइन डालना होता है या नहीं? नहीं रुपीस सब में ही है ना बेटा, रुपीस तो अगर आप देखोगे वो तो सब में ही है। आप कैश भी रुपीस में है, स्टॉक भी तो रुपीस में, ये सारी चीजें रुपीस में डिनोट हो रही है ना, तो रुपीस कहीं भी नहीं लिख रहे। अगर अगेन ये चीजें छोटी छोटी चीजें, अगर आपकी टीचर आपसे कहे कि स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ, और उसके आगे लिखते हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में इन रुपीस, ठीक है। बट नॉर्मली टीचर लिखवाते नहीं है, पर जहां अगर हेडिंग दी है लिखना चाहो तो वहां लिख सकते हो। चलो तो हम लोग आगे बढ़े। सस्टीन और तो कोई डाउट नहीं है बेटा? चलो तो आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, तो 22 में आते हैं बेटा। 22 में क्या होगा जरा ध्यान देंगे। स्निग्धा आपके साथ वापस आ रहा हूँ मैं। 22 में बोला है एक्सपेंस पेड ₹10,000। एक्सपेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ब्रैकेट में दे रखे हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे क्या है, खर्चे, एक्सपेंसेस, खर्चे। तो कोई भी खर्चा ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में, सैलरी पेड ₹10,000, मैंने तो एक्सपेंस वर्ड लिखा है कि नाम आ सकता है उसका, सैलरी पेड ₹10,000। अगर ऐसा आ गया तो अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, आप मेरे को एक इफेक्ट बता सकते हो?
एक इफेक्ट क्या होगा? कैश और कैपिटल में से माइनस करेंगे। तूने दोनों ही बता दिए, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि एक्सपेंस कहाँ जाता है, कैपिटल। तूने दोनों बता दिए। अदरवाइज एक तो सबको समझ में आना चाहिए, एक्सपेंस पे कर रहे हैं भाई, पेमेंट हो रही है तो पैसे जा रहे हैं, कैश कम हो रहा है। तो पहला इफेक्ट तो आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए, कैश कम हो रहा है 10,000। दूसरा इफेक्ट मैंने बताया, एक्सपेंस को भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल। तो एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाएगा, तो आपका कैपिटल माइनस हो जाएगा बेटा, कितने से? 10,000। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? क्लियर? तो कोई भी एक्सपेंस आए, सैलरी आए तो भी यही होगा, वेजेस आएगा, अगर वेजेस पे 10,000 होता तो भी यही होता, कैश कम होता और कैपिटल कम होता। अच्छा, मैंने दूसरा एक और सिनेरियो लिखा है, बाय चेक। अगर चेक होता तो कैश की जगह क्या आ जाता? बैंक। दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर? ठीक है, वो मैं यहाँ करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, अब समझ में आ जाने चाहिए आपको। तो कोई सा भी सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, कोई भी एक्सपेंस आए, रेंट पेड, हाँ कुछ भी आए, तो सब में क्या होगा, कैश कम होगा और कैपिटल कम होगा। चलो अगला करते हैं। इसी तरह से कोई भी इनकम आ सकती है। अब इनकम में क्या क्या आ सकता है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, हाँ कोई भी इस तरह की इनकम। भाई मैंने अगर कहीं बैंक में पैसे डाल रखे थे, वहां से इंटरेस्ट मिल सकता है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा बताओ जरा, दो इफेक्ट। कैश और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 10,000। वेरी गुड, पहला कैश पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है, कैश आपका जब आ रहा है तो कैश प्लस हो जाएगा। और मैंने अभी समझाया कि अगर कोई भी इनकम हमें रिसीव हो रही है, उसे भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ओनर को, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ तक एक चीज समराइज करना चाहूँ, कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट होती है, तो प्लीज गाइस जरा ध्यान देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे। कैपिटल में प्लस होता है एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और माइनस होता है, या मैं ऊपर लिख देता हूँ प्लस और माइनस, ठीक है, क्या क्या प्लस होता है और क्या क्या माइनस। ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। तो प्लस होता है एडिशनल कैपिटल और माइनस होता है ड्रॉइंग्स। क्लियर है गाइस? यहाँ तक समझ में आ रहा है स्निग्धा? यस सर। ड्रॉइंग्स तो समझते हो आप, मैंने लास्ट टाइम समझाया था। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी ओनर कुछ विड्रॉ करता है, क्या नाम है, बिजनेस में से, तो उसे क्या वर्ड देते हैं, बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो कैपिटल में क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल प्लस होगा, ड्रॉइंग्स माइनस होगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई, प्रॉफिट प्लस होगा और लॉस माइनस होगा। और अभी एक लेटेस्ट हमने सीखा, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू प्लस होगा और एक्सपेंस माइनस होगा। वेरी गुड, एक्सपेंस। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, कैपिटल में टोटल ये 6 आइटम है जो एडजस्ट, 6 के अलावा और कुछ एडजस्ट नहीं होगा। एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंस और रेवेन्यू। क्लियर है गाइस? ठीक है, निशात आपका बेटा हैंड रेज्ड है, बताओ क्या डाउट है, फिर मैं आगे चलता हूँ। यस सर। सर जैसे कि ओपनिंग कैपिटल है और जो क्लोजिंग कैपिटल है वो फिर क्या होता है? हाँ चलो, आपने पूछा तो बता देता हूँ। भाई देखो, जो स्टार्टिंग में पैसे लगाए हैं हमने, उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो जो मैंने ऊपर लिखा था वो एक तरह से क्या है, ओपनिंग कैपिटल। तो जैसे हमारे एग्जांपल में, एक मिनट रुकना, पहले मैं पूरा कर देता हूँ। जैसे हमारे एग्जांपल में निशा, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो कितने पैसे से करते थे, हमने जब भी एग्जांपल लिया याद है? 1 लाख 10 लाख से करते थे वैसे, पर कोई बात नहीं, कुछ भी 1 लाख 10 लाख जो भी। जब भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है उस समय जो भी पैसे लगाता है उसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल में ये सब प्लस माइनस करते हो, ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल आता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल नहीं, उसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। फाइनल वर्ड नहीं बोलते, क्लोजिंग बोलते हैं। यस सर, मैं कह रही थी मतलब जो फाइनल कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने साल के शुरू में अपना, जैसे जब बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद 31 मार्च को जब ये ईयर एंड हो रहा है, तब मेरा जितना कैपिटल बचेगा उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओके सर। चलो, और कोई डाउट तो नहीं निशांत, आगे चलें? हाँ जी स्निग्धा, वापस आ गया हूँ आपके पास। चलो जल्दी से खत्म करेंगे। 24 बताओ बेटा क्या होगा, सोच के बताना बेटा। 10,000 from tenant as security deposit। तो पहले तो ये बताओ, दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? कैपिटल और कैश। ओके, कैपिटल और कैश क्यों? क्योंकि ये एक
एक तरीके से एक रेवेन्यू ही है, तो हम अच्छा, कैपिटल में तो पहले ऐड पहले मुझे करेंगे। बताओ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है? कौन बताएगा सिक्योरिटी मुझे? डिपॉजिट शुरुआत में रेंट, मतलब जब रेंट करते हैं कोई भी एक जगह, तो शुरुआत में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वो क्या जमा होता है, वो करवाते रेंट हैं। होता है क्या? नहीं, एक अलग से वो होता है कि आप मतलब कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं भाग जाओगे बिना रेंट के। बिल्कुल सही बोला स्निग्धा ने। चलो स्निग्धा ने ऑलमोस्ट बता दिया है। लेकिन अब स्निग्धा से गलती कहाँ पे हुई? आपने इनिशियली जब वर्ड बोला था ना, तो आपने बोल दिया था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, वो जो शुरू में रेंट में देते हैं ऐसे करके बोल दिया था, तो दिमाग में कहीं ना कहीं शायद रेंट आपके था। बस सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट नहीं है, उसका नेचर रेंट का नहीं है, समझो इसका। देखो स्निग्धा, मान लो बेटा आप मेरे पास आते हो किराए पे मेरा घर लेने के लिए या कोई भी बिल्डिंग लेने के लिए, तो मैं आपसे क्या कहूँगा स्निग्धा, भाई फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये मैं बोलूंगा महीने का किराया है। लेकिन मैं ठीक है। आपसे कहूंगा 10,000 रुपये तो महीने का किराया है, लेकिन शुरुआत में महीने के शुरू में आप मुझे 40,000 रुपये और दोगे एज सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? और क्यों भाई हाँ, सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं? उसका पर्पस क्या है? सिक्योरिटी का पर्पस होता है कि कल को पता चला आप रह रहे हो और उसके बाद महीना खत्म होने से पहले गुल हो गए और मैं ढूंढ रहा हूँ स्निग्धा ने, तो मैं एग्जाम्पल है यार, बुरा नहीं मानना, कि स्निग्धा ने तो पैसे नहीं दिया है, गायब हो गई, हाँ? तो फिर ऐसे में क्या होगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो लैंडलॉर्ड होता है, जो किराए पे देता है कोई भी चीज, तो वो क्या करता है, पहले एक सिक्योरिटी ले, ताकि अगर कल को ऐसी सिचुएशन हो तो उसके पास पैसे हैं, ठीक है, उसका नुकसान हो। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन देखी जाए तो क्या होता, भाई मैंने सिक्योरिटी ले ली स्निग्धा से 40,000 रुपये, अब स्निग्धा मुझे हर महीने पैसे दे रही है, हर महीने रेंट दे रही है। अब स्निग्धा आपने 1 साल रहना था, आपने 1 साल रहा और आप हर महीने मुझे रेंट दे रहे थे, अब इसका सिक्योरिटी का क्या होगा? वापस करते हैं एंड में। वापस करेंगे भाई, जब स्निग्धा ने सारे पैसे दे दिए तो अब इस सिक्योरिटी को मैं अपने पास थोड़ी ना रखूंगा, तो मैं स्निग्धा को ये सिक्योरिटी वापस करूंगा। तो अब स्निग्धा इसका नेचर सोचो ध्यान से, स्निग्धा इसका नेचर क्या है, इन पांचों में से क्या है? पांचों में से सोचना है आपको, क्या ये एसेट है, क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये कैपिटल है, क्या ये रेवेन्यू है, या ये एक्सपेंस है? ध्यान से सोचो। एसेट, एसेट होगा शायद। ओके गाइस, जो लोग आंसर करना चाहते हैं रेज योर हैंड। रजत आपके पास आ रहा हूं मैं, जल्दी से एक बार देखते हैं ठीक बता पाता है कि नहीं। रजत बताओ बेटा। रजत, मैं अनम्यूट कर रहा हूं बेटा तेरे को। सर लायबिलिटी है। लायबिलिटी, ओके, तो आप कह रहे हो लायबिलिटी है, और कहाँ चली गई भाई स्निग्धा, कहाँ गई? हाँ, स्निग्धा कह रही है एसेट है। चलो एक दो लोगों से और पूछते हैं। तान्या बेटा, क्या है ये आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मी ये रेवेन्यू होना चाहिए। ये रेवेन्यू है, ओके। थर्ड कैटेगरी भी आ गई, वेरी गुड। 5 है ना, भी कम से कम 5 तो आनी चाहिए। ओके शगुन, आपके हिसाब से क्या है? शगुन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपने एंड से अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी शगुन, अनम्यूट नहीं हुआ। आई थिंक कुछ अनम्यूट होने में प्रॉब्लम है। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं। सर लाइबिलिटी है ये। लायबिलिटी, ओके शगुन, आप लायबिलिटी कह रहे हैं, ओके। परिका 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 परिका, एंड गाइस प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो प्लीज, थोड़ा इजी हो जाता है। नाम से ज्यादा ना मैं फेस को ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ। हाँ परिका, बताइए बेटा। इट इज अ लाइबिलिटी। लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी की तरफ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नव्या, लाइबिलिटी। लायबिलिटी। चलो लास्ट आंसर मैं ले रहा हूँ प्रियांशी से। प्रियांशी बताओ। सर लाइबिलिटी। लायबिलिटी, तो भाई लायबिलिटी की तरफ तो तराजू बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे बेंड हो गया है। तो स्निग्धा, आप एसेट कह रहे थे, ये सारे तो लायबिलिटी बोल रहे हैं। प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लो। तो स्निग्धा आप रहने देना। हाँ स्निग्धा, तो क्या Yes, sir. ये ठीक है? बताओ स्निग्धा, आपके हिसाब से क्या आप अभी भी अपने वोट पे कायम हो या इनके साथ वॉक करने के लिए तैयार हो? लायबिलिटी में जब आपने एग्जांपल्स लिखवाया था तब सिक्योरिटी उसमें कोई एग्जांपल नहीं था। तो मैंने ऐसे तो एग्जांपल एसेट में भी सिक्योरिटी नहीं लिखवाया था। ये तो आंसर नहीं हुआ यार। और वो एग्जांपल कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट थोड़ी ना है। एग्जांपल का मतलब क्या होता है कि मैं एक कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये थोड़ी ना कि बस वही हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा फिर तो मैं कितने सारे अकाउंट्स के नाम, और मैंने एडवर्टाइजमेंट कहीं बताया था? नहीं बताया। सेल प्रमोशन बताया था? फ्रेड बताया था? नहीं। तो ऐसे तो वही बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैं लिस्ट खत्म ही नहीं कर सकता।
ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थे, आपको कभी भी सोचना होता है ना कि इन पांचों में से क्या है, तो आप एग्जांपल नहीं, आप ये सोचा करो कि उन पांचों के लिए मैंने क्या बताया था। एसेट क्या होता है? थिंग्स व्हिच बिजनेस ओन एंड राइट टू रिसीव मनी। तो क्या ये थिंग्स है? क्या ये कोई चीज है? बताओ। नहीं। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं, क्या ये राइट टू रिसीव मनी है? क्या इससे मेरे को पैसा मिलना है किसी से? अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या लिखा है क्वेश्चन में? रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। बिजनेस को सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली है, ये तो मिल गई है, मेरे को और मिलना है क्या पैसा? आंसर इज नो। तो अब बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। बाकी कह रहे थे, बाकी लायबिलिटी बोल रहे थे। क्यों? लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू पे। लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू पे। बिजनेस की अगर कोई ऑब्लिगेशन है, उसे पे करना है किसी को, तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट आज मिल रहा है, तो वो किस कंडीशन के साथ मिल रहा है कि जब आप छोड़ के जाओगे तो मुझे आपको वापस करना है, वापस देना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए वो मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी। ठीक है, तो एग्जांपल से जज नहीं करना है आपको, वो ध्यान रखना है कि उसके पीछे मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था। कॉन्सेप्ट लगा के देखो कि क्या जो डेफिनेशन या जो मीनिंग मैंने लायबिलिटी का बताया था, एसेट का बताया था या रेवेन्यू का बताया था, कौन सी मीनिंग में ये फॉल कर, तो ये किस में फॉल करेगा? लायबिलिटी में। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, और अगर किसी का गलत भी था तो कोई घबराने की बात नहीं है। यही चीजें हम सीख रहे हैं, जो हम शुरू का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, उसका पर्पस यही है कि हम यही चीजें सीखें। ठीक है, चलो, तो विद दिस इसका मतलब क्या है कि ये लायबिलिटी है। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा? पहला इफेक्ट हमारे पास, कैपिटल कहां से आ गया बीच में? फिर ओनर को घसीट लिया। नहीं सॉरी, कैश में। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, दुर्घटना घटी, क्या होता है वो? सावधानी हटी, स्निग्धा दुर्घटना घटी। जैसी फोकस हटा वैसे ही गड़बड़ हो गई। एक तो भैया कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश प्लस हो जाएगा 10,000 रुपए। ये वाला इफेक्ट तो सबको वैसे ही समझ में आना चाहिए था, इजी था। दूसरा इफेक्ट हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे लिए एक इस केस में लायबिलिटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, वो भी प्लस हो जाएगी। कितने से बढ़ गई लायबिलिटी? 10,000। मैं इसके नीचे लिख भी देता हूँ, दिस इज व्हाट लायबिलिटी, ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, अच्छा चले आगे। 24 तक हो गया, 25 करते हैं बेटा। हाँ जी, 25 देखो क्या लिखा है? रिसीव 10,000 फ्रॉम टेनेंट। 10,000 रुपए मिल रहे हैं हमें टेनेंट से। आउट ऑफ दिस 6,000 इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें से 6,000 सिक्योरिटी है, तो बाकी क्या है? बाकी कितना बचा स्निग्धा? 4,000। वो क्या होगा? तुक्का मारो। टेनेंट से क्या मिलता है? वेरी गुड, टेनेंट से नॉर्मली क्या मिल रहा होगा? रेंट। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा कि वो क्या होगा? रेंट। अगेन हमें किसके एंगल से सोचना है? टेनेंट के एंगल से नहीं, बिजनेस के एंगल से सोचो। बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं कितने? 4,000। फिर से पढ़ो क्वेश्चन।